नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 3 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। मुख्य परीक्षा जिनको देनी है उनके लिए विशेषांक इसमें वन लाइनर के साथ साथ प्रीलिम्स का जो वन लाइनर है, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए हम विशेषांक जो हैं उनकी चर्चा करेंगे, ताकि मुख्य परीक्षा के लिए आपको टू द पॉइंट यहाँ पे सामग्रियाँ मिल जाए। रोजाना की PDF हम जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे शेयर कर देंगे, आप लोग अवश्य वहाँ पर देख लें। तो आज के जो प्रमुख वन लाइनर है, पहले वहाँ से शुरुआत करेंगे। भारत और विश्व बैंक ने जिस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मेघालय में। किसने किसने भारत और विश्व बैंक ने समझौता किया है? मेघालय राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसके लिए किए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट, तो ये किसका है रिपोर्ट है? WMO का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का है। और यहाँ पे आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर दीजिएगा कि 2021 के अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है? कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है वैश्विक समुद्र के जल स्तर में? तो ये 4.4 मिलीमीटर हुई है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष 2023 में जितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे, तो जलवायु वित्त के लिए अर्थात जलवायु परिवर्तन से रक्षा के लिए विकसित देश जो हैं वर्ष 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? तो 100 बिलियन डॉलर ये लक्ष्य रखा गया है फंड जुटाने का वर्ष 2023 में। चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है? कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन। तो चीन ने इसका जो वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता जो है इसका कुछ नहीं है, ऐसा चीन ने कहा है। जो कोविड का उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन किया गया है अमेरिका की रिपोर्ट में, जिसमें अमेरिका ने चीन के किसी एक प्रयोगशाला को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है ना। चीन ने इसको कोरा बकवास कहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी जिस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, क्या नाम है इसका? तो लोक कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है? लोक कांग्रेस पार्टी। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की? तो 7,965 करोड़ रुपए के खरीद की मंजूरी प्रदान की। तो आज की खबरों में और कुछ खास है नहीं। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के विषयों में। नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता, ये बहुत ही वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है। यहाँ से प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, कहीं भी और प्रीलिम्स में भी से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के कुछ, ध्यान रखिएगा सन पूछ लेता है, तो 1985 के कुछ प्रावधानों में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। संशोधन नहीं किया, प्रस्ताव किया है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हालिया गिरफ्तारी सहित कुछ हाई प्रोफाइल ड्रग मामलों की पृष्ठभूमि में ये अनुशंसाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। मंत्रालय की अनुशंसा क्या है, क्या प्रस्ताव किया है? तो व्यक्तिगत उपयोग के उद्देश्यों से कम मात्रा में मादक पदार्थ रखने के मामलों को अपराध मुक्त किया जाना इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत उपयोग के उद्देश्यों से कम मात्रा में मादक पदार्थ। और ये कम मात्रा क्या होगी, ये बाद में जब डिस्कशन होगा, ठीक है, इस प्रस्ताव के बाद जब डिस्कशन के स्तर पर आएगी चीज़ें तो मालूम चलेंगी। कम मात्रा में नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को पीड़ित के रूप में देखा जाए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इनको पथभ्रष्ट किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को, है ना। ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रग दे करके उनको पहले लत बनाते हैं। किसी माध्यम से आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत में ये मामला सामने आया कि उनको दवा के माध्यम से, या वो बात भले ही दब गई, लेकिन एक मैं आज आपको बात बता रहा हूँ कि बात सामने आई थी, उनको किसी न किसी माध्यम से फूड में या कहीं भी ड्रग दिया जाता था। तो वो जब आदी हो गया ड्रग का, तो उसको ड्रग मिलना बंद हो गया और उस वजह से काफ़ी उसको परेशानी हुई। बाकी तो क्या हुआ वो तो जांच का विषय है, क्या हुआ। लेकिन एक आपने देखा उदाहरण, इस तरह के कई उदाहरण हैं। पहले ड्रग का आदी बनाओ, उसके बाद ड्रग तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो इस तरह से ड्रग माफियाओं का धंधा चल पड़ेगा। तो जो कम
व्यक्तिगत उपयोग के उद्देश्य से कम मात्रा में मादक पदार्थ रखने वालों को अपराध मुक्त किया जाना। दूसरा है कम मात्रा में नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को पीड़ित के रूप में देखा जाए, न कि अपराधी के रूप में देखा जाए। भारत में नशीली दवाओं की लत के कारण अगर देखें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें इसी तरह मुख्य परीक्षा में आप लिखेंगे सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंतर्गत निम्न आय, बेरोजगारी, आय असमानता, शैक्षिक स्तर, उन्नति के सीमित अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। तो युवा इन सब से आज ही जाकर निम्न शिक्षा स्तर है तो जागरूकता कम है, इन सब चीज़ों के बारे में कम जानता है तो भी इन सब के चपेट में फंस जाता है। या फिर अगर बेरोजगारी है तो कोई कह दिया ये ड्रग्स जा कर के यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, है ना, तो इस तरह के काम में लग जाता है क्योंकि इसमें इसको अच्छा खासा इनकम मिल जाता है। सामाजिक पूंजी की बात करें तो निम्न सामाजिक समर्थन और अल्प सामुदायिक भागीदारी, ये एक महत्वपूर्ण है कि ऐसा कुछ सामाजिक ढांचा हमारे पास नहीं है जो इन सब चीज़ों से इन सब लतों के अगेंस्ट काम करता हो। NGOs हैं लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है। पर्यावरणीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण और प्रवास, ये सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाएं हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार। इन सब कारणों से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वहाँ रोजगार की तलाश में रहता है और ऐसे लोगों को निशाना बनाना बहुत आसान होता है जो ड्रग माफिया हैं। ऐसे में से जो युवा हैं उनको बहला फुसला करके, उनको पैसे का झांसा दे करके उनसे ड्रग जो विस्तार है उसका काम करवाते हैं। सामाजिक परिवर्तन, जो आय में परिवर्तन, शहरीकरण, पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन में आय में परिवर्तन शामिल है। आय में आपने देखा कोविड-19 के कारण काफ़ी लोगों की बिल्कुल आय में कमी हो गई या फिर रोजगार ही उनका समाप्त हो गया, या जो बिजनेस करते थे व्यापार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो ऐसे लोग रोजगार की तलाश में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी मतलब वो उनको आसान लगता है कि ड्रग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है या बेचना है, तो इन सब चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। स्ट्रेस बस्टर, तो छात्र अपनी पढ़ाई या काम, बेरोजगारी के दबाव के कारण दूसरे राज्यों से आने वाले छात्र मुंबई, दिल्ली ऐसे महानगरों में रह सकने के संघर्ष के बीच क्या करते हैं कि अपने तनाव को दूर करने के लिए उसके इलाज के रूप में वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। कोई उनको जैसे कह दिया आपने कि ये लो, इससे तुम हमेशा जो है चिंता मुक्त रहोगे, मस्त रहोगे, तो उसने ले लिया। तो धीरे धीरे आपका दोस्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वहाँ पे, तो धीरे धीरे ड्रग के आदी हो जाते हैं। ठीक है, फिर बुराई में फंसते चले जाते हैं। सहकर्मी दबाव और अन्य मनोवैज्ञानिक कारक, सहकर्मियों का दबाव रहता है, अन्य मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। जो सहकर्मी है, जो साथ काम करने वाला है, आप पर प्रेशर बनाता है किसी न किसी तरह, मनोवैज्ञानिक प्रेशर, है ना, आपको उकसाता है ये सब काम करने के लिए, और अंततः क्या होता है कि उसके उकसावे में आकर के वो ये काम कर डालता है, वो ड्रग्स का सेवन शुरू कर देता है। ठीक, तो ये एक होता है। अन्य मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं इसमें, है ना। फैमिली का रोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फैमिली से व्यक्ति रूठा हुआ है तो जाकर बाहर कुछ न कुछ गलत करने का प्रयास कर देता है। ड्रग्स के सेवन से संबद्ध एक काल्पनिक ग्लैमर के कारण, तो एक काल्पनिक ग्लैमर भी आप देखते हैं, मूवी देखते हैं, ड्रग्स का सेवन कर रहा है माफिया, उसके जैसा भी कुछ लोग बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के सिर में ग्लैमर सवार होता है, तो उस कारण भी उनको लगता है ड्रग का सेवन करेंगे तो हम काफ़ी ड्रग हो गया या मादक पदार्थ हो गए, शराब आदि हो गए, तो उसका सेवन करने से बहुत हाई क्वालिटी के हो जाएंगे, उच्च स्तर के हो जाएंगे। तो ये एक भ्रम जो है इस ओर खींचता है। मौज मस्ती या महज आजमा के देखने के कारण तो बहुत लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा आजमा कर देखते हैं कैसा होता है। तो एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी बार लत लग जाएगी और फिर उसके चक्कर में फिर परेशान रहेगा। पीड़ा और अभाव, निम्न आय वर्ग के लोग नींद या आराम के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, तो ये भी एक कारण है। हमारे कानूनी व्यवस्था की क्या खामियां हैं? तो भारत में ड्रग्स का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता ड्रग कार्टेल, क्राइम सिंडिकेट और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है। ठीक है, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है और पैसे कमा रहा है इसके माध्यम से। रेव पार्टियों का आयोजन होता है, जिसमें अभी हाल ही में जो पकड़ धकड़ हुई रेव पार्टी में हुई थी, और ड्रग सिंडिकेट के द्वारा ही इन पार्टियों का आयोजन होता है। इसके लिए फंडिंग की जाती है, बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस पार्टी में, और उनको ड्रग्स दिया जाता है किसी न किसी चीज़ में मिला करके। पुलिस ऐसी पार्टियों में नियंत्रण कर पाने में अभी तक असफल रही, क्योंकि इसके लिए कोई पुख्ता कानून नहीं है ना। रेव पार्टी जिसमें लिखा हो नाम। ड्रग्स की तस्करी, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले पंजाब, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के माध्यम से देश में ड्रग्स लाने के लिए अफ्रीका के साथ ही दक्षिण एशिया के मार्ग का दुरुपयोग किया जाता है। ये ड्रग्स की तस्करी का
एक रास्ता है। नशीली दवाओं की लत के प्रभाव, दुर्घटनाओं, घरेलू हिंसा की घटनाओं, चिकित्सा समस्याओं और मृत्यु का उच्च जोखिम इसमें रहता है। ठीक है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ड्रग पी के गाड़ी चला रहे हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएं, ड्रग पी के एकदम मदहोश हैं तो ड्रग का सेवन करने के बाद या नशीली दवाएं लेने के बाद तो घर में हिंसा कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं। चिकित्सीय समस्याएं, तमाम चिकित्सा समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मृत्यु का उच्च जोखिम इसमें बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि ड्रग्स न मिलने में भी काफ़ी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि पीड़ा बहुत होती है उसमें। जनसांख्यिकीय लाभांश को हानि और देश की आर्थिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा युवा वर्ग अगर ड्रग्स का सेवन करने लगे तो हमारी क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। जिस डेमोग्राफी, डिमांड और डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम, डेमोग्राफी और डिमांड, इसमें डेमोग्राफी हमारा ख़त्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी और डिमांड का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, है ना। मेक इन इंडिया ऐसी योजनाएं असफल हो जाएंगी क्योंकि सब युवाओं के कंधे पर, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, सब कुछ तो युवाओं के बल पर ही हमको आगे बढ़ना है। वित्तीय बोझ, पुलिस पेट्रोलिंग और पुनर्वास केंद्रों के लिए अतिरिक्त धन और संसाधन प्रदान किए जाने से, है ना, ज़्यादा लोग ड्रग का सेवन करेंगे, ज़्यादा अभियान चलाने पड़ेंगे, पुलिस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, पुलिसिंग की, उसके बाद पुनर्वास के लिए ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। आपराधिक कृत्य और आत्महत्या की प्रवृत्ति में वृद्धि इसमें बढ़ती जाती है। चुनौतियाँ इस मार्ग में क्या है इनको समाप्त करने में? तो कुछ ऐसे मादक पदार्थ हैं जिनको कानूनी रूप से अनुमति मिली हुई है, जैसे आपका तंबाकू हो गया, जिसको गेटवे ड्रग कहा जाता है ना। कई ऐसे मादक पदार्थ हैं जिनको मादक पदार्थ जो नियंत्रण अधिनियम है उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन गाँवों में लोग उनका सेवन करते हैं, युवा भी इनका सेवन करते हैं। पुनर्वास केंद्रों की उपलब्धता का अभाव और आवश्यक उपचार और चिकित्सा प्रदान करने में विफल रहने से इनकी ये लत को जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ड्रग्स तस्करी, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले पंजाब, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या यही है, जब ड्रग्स आए ही ना तो बिकेगा ही कहाँ से, विस्तार ही कहाँ से होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये ड्रग्स आ जाता है, कुछ निकम्मे लोग पैसे लेकर के लोगों को ड्रग्स या तो लेकर आने देते हैं या फिर स्वयं लेकर के पहुंचा देते हैं। ये और कोई नहीं, या तो स्थानीय लोग होते हैं या फिर अब कुछ लोग वर्दी वाले भी होते हैं ऐसा करने वाले। तो देश के गद्दार लोग ऐसा करते हैं, करना नहीं चाहिए। अगर करना छोड़ दें तो ये सब होना बंद हो जाए, लेकिन पैसे के लालच में ये सब करते हैं। आगे की राह क्या करना चाहिए? तो अनुकूल कानूनी और नीतिगत वातावरण तैयार करना चाहिए। प्रभावित जो लोग हैं उनको आपराधिक न्याय प्रणाली के अधीन करने के बजाय स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएं प्रदान की जाए ताकि वो इन सब लतों से दूर हो सके। अगर मनोवैज्ञानिक कुछ उनके लिए किया जा सके ताकि उनके मन से ये सब चीज़ें, ये ऐसा भ्रम दूर हो जाए और ये ड्रग्स का जो लत है वो समाप्त हो जाए। ऐसी कई दवाएं बन चुकी हैं, उन दवाओं तक उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। ड्रग आपूर्ति नियंत्रण क्षेत्र के साथ साथ ड्रग की मांग में कमी लाने और नुकसान को कम, संबद्ध संस्थाओं के बीच कुशल समन्वय की आवश्यकता है ताकि पुलिस का काम हो और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका काम हो कि ड्रग्स की सप्लाई ना हो पाए और उनका आपूर्ति कहाँ से डिमांड हो रही है और कहाँ से आपूर्ति हो रही है। अगर इस श्रृंखला को समाप्त कर दिया जाए तो इस चुनौती से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। तो इसके लिए भी जितनी भी संस्थाएं हैं इस क्षेत्र से लगी हुई, चाहे राज्य सरकार की पुलिस हो, केंद्र की जांच एजेंसियां हो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इन सब का समन्वय, मिला जुला काम करना बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। ठीक है, पीड़ित लोगों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित उपचार पर्याप्त पैमाने पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता, ठीक है, ताकि इनको इस चीज़ से निकाला जा सके। युवाओं की सुरक्षा के लिए साक्ष्य आधारित पदार्थ उपयोग रोकथाम कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ठीक, ताकि युवाओं को इन सब चीज़ों से बचाया जा सके, उनको पहचान करवाई जा सके कि कौन सा ड्रग है ना। को ऐसे ही नहीं कुछ भी आपको खिला देने पर, पहले आप जांच कर लो तब खाओ कोई चीज़, ठीक। कई चीज़ें ऐसी होती जिनकी सुगंध मालूम नहीं होती, उसमें मदहोश होकर के व्यक्ति जो है सोचता है बड़ी अच्छी चीज़ है, खा लेता है, बाद पता चलता है तो ड्रग था। तो युवाओं की सुरक्षा के लिए साक्ष्य आधारित पदार्थ उपयोग रोकथाम कार्यक्रमों की आवश्यकता हो ताकि ऐसे पदार्थों का सेवन न करें। रोकथाम कार्यक्रमों को न केवल मादक द्रव्यों के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों को संबोधित करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि युवा स्वस्थ वयस्कता प्राप्त कर सकें और उन्हें उनकी क्षमताओं को साकार कर सकने के लिए सबल किया जाए।
ताकि वे अपने समुदाय और समाज के उत्पादक सदस्य बन सकें। सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि बच्चों जो किशोर हैं, किशोर इस मामले में मतलब ड्रग्स के मामले में घुस रहे हैं, मतलब किशोरों से ये धंधा करवाया जा रहा है। आप देखोगे अक्सर जो असंगठित अपराध हैं या संगठित अपराध कह लो, वो अक्सर किशोरावस्था 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से करवाया जाता है, ताकि वो पकड़े भी जाएं तो नाबालिग हैं तो छोड़ दिया जाए, है ना। तो उनको निशाना बनाना बहुत आसान होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि रोकथाम का सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है, किशोर जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा रहती है, उनमें नशाखोरी बहुत आसानी से पनप सकती है, क्योंकि जागरूकता के साथ साथ उनमें एक अलग तरह का जोश होता है। जागरूकता तो नहीं रहती है, साथ ही अलग तरह का जोश रहता है, कुछ बनने की, कुछ करने की उनमें लालसा रहती है, फिल्मी ज़्यादा होते हैं, तो उनके भटकने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर घर से मजबूत नहीं है, घर से संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पथभ्रष्ट होने के। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम भारत हस्ताक्षर करता है किसका यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 में जो समझौता हुआ था, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 का, कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 का। देखिए इतने पॉइंट जितने हैं ना, अगर आप एग्ज़ाम में लिख दोगे आधे भी, आपको नंबर खूब मिलेंगे। नार्कोटिक्स के क्षेत्र में भारत सरकार का मूल विधायी साधन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम 1985 है। इसी के तहत कार्रवाई की जाती है ड्रग्स के अगेंस्ट। यह अधिनियम नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से संबंधित परिचालन के नियंत्रण एवं विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करता है। लेकिन आप सोचिए, आज हम 2021 के समय में हैं, 1985 का अधिनियम कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? तो इसमें सुधार बहुत आवश्यक है। यह नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अवैध व्यापार से प्राप्त या इसमें उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान करता है। मैंने भी कई बार अभियान चलाए हैं इसके अगेंस्ट। जब मैं प्रोबेशन पीरियड में था, उस समय मैं नार्कोटिक्स में गया था, और नार्कोटिक्स में एज ए इंस्पेक्टर मैंने काम किया था। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली थी। तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। आपको कोई भी मतलब कि आपको यहाँ तक कि राज्य पुलिस से अगर आपका अच्छा खासा साठगांठ नहीं है, अच्छा समन्वय नहीं है, तो राज्य पुलिस आपके ऊपर उल्टा केस कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से कार्य करना पड़ता है। अगर राज्य पुलिस को सूचित नहीं किया है कोई आपने इसके अगेंस्ट, ड्रग्स अगेंस्ट कोई अगर आपको एक्शन लेना है, तो उल्टा नार्कोटिक्स के ऊपर ही सब कुछ आ जाता है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि राज्य की जो पुलिस है, अर्थात जो स्टेट पुलिस है, थाने जो हैं, उनके जो प्रभारी होते हैं वो मिले जुले रहते हैं इनसे। तो इन सब चीज़ों की देखरेख करनी है, इसके लिए आपको सूचित करना है जो एजेंसियां हैं, उनके ऊपर की जो एजेंसियां हैं, ठीक है, सीआईडी होती है, ठीक है, जो पुलिस पर निगरानी रखने वाली संस्थाएं होती हैं, उनको सूचित करना है, फिर ऐसा कोई कदम उठाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें। काफ़ी पावर जो मिलनी चाहिए नार्कोटिक्स को, वो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि कुछ और संस्थाएं भी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ये भी जब कोई कार्रवाई इन पे करती हैं तो उनको भी काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो फुल हैंड अगर दे दिया जाए सब कुछ कार्रवाई करने के लिए, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। या फिर मैंने कहा कि बहुत सावधानी से कार्य करना पड़ता है ना। इसमें यह भी है कि कितना, जैसे गांजा है तो कितना है, तो तौल के अनुसार भी कार्रवाई में फ़र्क आ जाता है। कभी हम आपको इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। हालांकि ये सब वो सब व्यवहारिक विषय हैं, ये सिद्धांत को आपको लिखना है, व्यवहार को नहीं लिखना है। मेरा अनुभव है, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए इंगित कर रहा था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? नशे अथवा ड्रग्स की लत को एक चरित्र दोष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े कलंक को सामाजिक जागरूकता और स्वैच्छिक प्रक्रियाओं जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा चिकित्सा सहायता के साथ साथ परिवार के मजबूत समर्थन के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है, ठीक है। विसल ब्लोइंग अक्सर चर्चा में रहता है। भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो विसल ब्लोअर अक्सर चर्चा में आता है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टि से जो आ सकता है। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यह भ्रष्टाचार के प्रति IREDA के जीरो टॉलरेंस का एक हिस्सा है।
इस पोर्टल के माध्यम से IREDA के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं। इनका समाधान फिर किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विसल ब्लोइंग एक ऐसी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य किसी संगठन में अनैतिक प्रथाओं की ओर हितधारकों का ध्यान आकर्षित या उजागर करना है। लोग मुखबिरी इनको कह सकते हैं, मुखबिरी भी इस संस्था को कहा जा सकता है, लेकिन विसल ब्लोइंग मुखबिर के स्थान पे एक बहुत संगठित और बहुत ही कानूनी एक किस्म का संगठन होता है। संगठन नहीं होता है, संस्था होती है, इसको संस्था कह सकते हैं, संगठन नहीं होता है। ठीक है, संगठन हो तब तो लोगों को पता ही चल जाएगा। वे या तो संगठन के भीतर या बाहर से हो सकते हैं, जैसे कि वर्तमान और पूर्व कर्मचारी, शेयरधारक, बाहरी लेखा परीक्षक एवं वकील। ये इस ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। विसल ब्लोअर क्या होता है कि जो ध्यान आकर्षित करता है भ्रष्टाचार के प्रति, ठीक है, केंद्रीय संस्था का, तो उसको क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर कहते हैं। इनको मुखबिर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन मुखबिर नहीं होते हैं ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जागरूककर्ता कह सकते हैं। इसको एक क्रांति के रूप में भी आप कह सकते हैं। अगर विसल ब्लोइंग प्रत्येक संस्थाओं में शुरू हो जाए तो आप समझिए भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि ये संस्था के अंदर रहते हुए संस्था की बातों को देखते हैं। इनका काम ही संस्था की बातों को, जो गलत बातें उनको देखना और केंद्रीय संस्था तक पहुंचाना होता है। तो मुखबिर भी इनको कहा जाता है, लेकिन मुखबिर हमारे शब्द में ये मुखबिर नहीं कहेंगे, इनको विसल ब्लोअर कहना ही, जो इंग्लिश नाम है इनका, वही ज़्यादा सही है। ठीक है, तो भारत में विसल ब्लोअर्स को विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 द्वारा संरक्षित किया जाता है। कानून या पहले इसके लिए क्या की गई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, कंपनी एक्ट 2013, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, विसल ब्लोअर पोर्टल जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनका नाम न उजागर हो। नाम पता चल गया, संगठन के बारे में पता चल गया, तब तो लोग बचे ही रहेंगे, भैया इस संगठन का आदमी से दूर रहो, चलो कहीं कोपचे में चल करके हमको पैसा दे दो, वो तो संगठन वाला आदमी, तो पता नहीं रहता, इसीलिए बहुत आसान होता है विसल ब्लोअर का काम करना। तो इसीलिए इनको मुखबिर कहा जाता है। लेकिन इनका काम, मुखबिर का काम तो बहुत सारा हो सकता है। मुखबिर गलत बातों के लिए भी हो सकता है ना। मुखबिर तो माफियाओं का भी मुखबिर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुखबिर विसल ब्लोअर केवल भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम करने के लिए होता है, विसल ब्लोअर इसीलिए इनको कहते हैं। ठीक है, जनवरी 2020 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विसल ब्लोअर और अन्य मुखबिरों को पुरस्कृत करने के लिए एक नया तंत्र स्थापित किया। किसने? सेबी ने। भारत में भ्रष्टाचार, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 में पाया गया कि रिश्वत देने वालों में से लगभग 50 लोगों से ऐसा करने को कहा गया था, जबकि व्यक्तिगत कनेक्शन का इस्तेमाल करने वालों में से 32% ने कहा कि उन्हें यह सेवा बिना रिश्वत दिए नहीं मिल सकती थी। तो कुछ काम ऐसे थे, 50 लोगों ने ऐसा कहा, लगभग 50 लोगों ने ऐसा कहा करने को कहा कि आप रिश्वत दो तभी काम होगा। 32% ने ऐसा कहा कि यह सेवा जो वो ले रहे थे बिना रिश्वत नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने रिश्वत दी। आज भी आप कई कार्यालयों में जाएंगे तो एक, अब आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, FIR की कॉपी लेने के लिए पैसा कहीं कहीं पुलिस थानों में लिया जाता है, जो कि गलत है। FIR की कॉपी आपको फ्री में प्रोवाइड करो, उसका कर्तव्य है ये। तो इस तरह की बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। वर्ष 2020 तक तो एक ये बन गया था कि FIR कॉपी लेनी तो 100 रुपये देने ही देने होंगे उसको, है ना। तो ये 32% लोगों ने ऐसा कहा कि बिना उसको दिए, रिश्वत दिए काम नहीं हो सकता था। वर्ष 2020 तक भारत 180 देशों की सूची में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86वें स्थान पर है। ज्ञात हो कि यह स्थिति वर्ष 2019 से भी बदतर है, जब भारत 80वें स्थान पर था। मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियोस डेली के देखने बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स और मुद्दों को समझने के लिए। टू द पॉइंट और फैक्ट्स के साथ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सुबह के इस वीडियो मिलेंगी। और डेली ये जो PDF है दिल्ली का जेहो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग ले सकते हैं। किसी कोर्स से, हमारे पेड कोर्स या टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो, RO UPPCS प्रीलिम्स मेंस या फाउंडेशन बैच 2022 के लिए जो चल रहा है, समाजशास्त्र लोक प्रशासन विषयों के लिए, वैकल्पिक विषयों के लिए, तो आप
संपर्क कर सकते हैं 9453775039 व्हाट्सएप नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद।